हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सबसे बड़ी खबर के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की तरफ लग गईं। अमेरिका और ईरान के बड़ों के दरमियान मुज़ाकरात कल से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस और स्पीकर ईरान पार्लियामान अपने वफूद के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हफ्ते को मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद तारीखी इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दोनों अतराफ से दस्तखत मुतवक्को। क्या मुआहदे में किसी शिक पर कोई डेडलॉक है? पाकिस्तान की क़ियादत के साथ चीन समेत कौन कौन से ममालिक मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हैं? इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा शुक्रिया पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और जापान के रहनुमाओं ने मुश्तरका एलामिये में जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हुए साथ लबनान में भी जंगबंदी करने का मुतालबा कर दिया। क्या लबनान पर हमलों की वजह से अमन मुआहदे में कोई रुकावट आ सकती है? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी की बारीक वारदात पकड़ ली। वर्ल्ड बैंक के $40 मिलियन के कर्ज से बनने वाले मौसमियाती तब्दीली के पब्लिक रिसोर्स मंसूबे में महंगे कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर आलात की खरीदारी के लिए बजट रख दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी रोक दी। वजीर मनसूबाबंदी ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इस इकोनॉमिक फ्रॉड पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि अब जो दो साइड्स हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है क्लासा साहब जो सीज़ फायर के मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है वो पेश आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये बातचीत चल रही थी। अब हमने देखा है कि फाइनलाइज हो रही है और जेडी वैंस की सरबराही में अमेरिकी वफ़द जो है वो यहाँ पहुँच रहा है। फिर ईरान के जो पार्लियामान के स्पीकर हैं बाकिर कालीबफ, उनकी सरबराही में ईरान का वफ़द जो है वो भी यहाँ पहुँचेगा और सैटरडे को मुतवक्को है कि फाइनल इनके टॉक्स होंगे। पहले तो एक अपना थोड़ा सा आप ओवरव्यू दें इस पे, तमाम हालात देखते हुए जिस तरह से डेवलप हुए हैं आपका ओवरव्यू चाहूंगी, फिर मैं इस सीज फायर के फ्यूचर की भी जो है वो आपसे बात करूंगी। जी, जैसे आपने कहा कि एक तो बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और पूरा पाकिस्तान जो है बड़ा एलिवेटेड है और बड़ा खुश है और मतलब है वो कहना चाहिए ना, बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानियों को अपने ऊपर फ़ख्र करने का, मुल्क पे फ़ख्र करने का, इतनी बैड न्यूज़ हमने सुनी है और हर वक्त हमारी बैशिंग हुई है दुनिया भर में, हमने इंक्वायरीज भुगती हैं, हमारे पे चलान हुए हैं, हमें सज़ाएं हुई हैं, हमें पता नहीं क्या कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लूज़ कर बैठे हैं। बड़े अरसे से कहीं भी दुनिया पटाखे छटाखे चलते थे, कोई बात होती थी हमें लगता था और कोई हो ना हो इसमें यकीनन हमारा तो कोई हाथ होगा, कहीं ना कहीं पे हमारे खिलाफ कोई रेजोल्यूशन, कहीं बिल, कहीं गिरफ्तारियाँ, कहीं सैंक्शंस हमारे पे लगे। हम इसके लिए इसको एक न्यू नॉर्मल समझ चुके थे। लेकिन ये जो इस तरह की रिवर्सल हुई है और वो कहते हैं ना कि हर क्राइसिस जो है ना बाज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। अगरचे दुनिया बड़े क्राइसिस का शिकार है, बड़े बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें उसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनके लोगों की ज़िंदगियाँ उनके डिस्ट्रॉय हुई हैं, उनके घर हुए हैं और बड़े पैमाने पे कत्ल गारत हुई है। हम विटनेस के ईरान में हुई, अभी लेबनान में देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में अगेन वहाँ पर भी हुई है। हाँ, तो उस वक्त कहना कि इतने बड़े क्राइसिस में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल आई। मैं थोड़ा सा प्रैग्मेटिकली बात कर, मैं ऑल सिंपैथीज एंड सपोर्ट जो उन तमाम उन विक्टिम्स और फैमिलीज उन तमाम लोगों के साथ है कि जो इसका शिकार हुए। हमेशा इनोसेंट लोग जो हैं वो जंगों की इन चीज़ों की वो कीमत देते हैं। बड़े लोग जो हैं वो बैठ के अपने कमरों में अपने और अपने बच्चों समेत बड़े वो सेफ होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए मौका निकला है वो यही निकला है पीस मेकर के तौर पर इसने अमर्ज किया। बल्कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा शायद अपने फेसबुक के लिए, फ्राम हमें समझा जाता है ट्रबल मेकर के, पाकिस्तान इज ऑलवेज ए ट्रबल मेकर। कोई भी दुनिया का फॉरेन कोई जर्नलिस्ट की, कोई दानिशवर की, हिस्टोरियन की कोई किताब उठा के देख लें, पाकिस्तान को हमेशा ये कहा ये ट्रबल मेकर हैं, यहाँ से नहीं निकले जाएंगे, ये हमारे लिए अजाब है, ये हमारे लिए जान को आग है, पाकिस्तान दुनिया का मन के लिए खतरा है। हज़ारों चीज़ें हमारे पे हमने सुनी है और सारी चीज़ें की हैं। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं फ्राम अगेन उसको जो हेडलाइन थी फ्रॉम ट्रबल मेकर टू पीस मेकर, कि हमने जो सफ़र तय किया विद इन 1 मंथ जो तय किया है और हमने जो एफर्ट्स किए हैं, अगरचे हमारी इसमें एक चलो आलमी अमन की बात करते हैं वो चलो ये पूरी दुनिया को चाहिए था। मैं समझता हूँ हमें सबसे ज़्यादा इसके सीज फायर की ज़रूरत थी। एक तरफ ईरानियन जैसे हमने कहा, उधर से सऊदीज हैं, फिर पूरा मिडल ईस्ट है आपका, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, फिर यहाँ पे जंग अगर बढ़ती तो हमारे तक भी पहुँच सकती थी साहब। अगर वो खतरे भी थे कि आपकी इसराइल के साथ हमारी एक एनिमिटी है, इधर इंडिया के साथ हमारा ऑलरेडी पिछले साल का वो जख्म खाए बैठे हैं कि जनाब कोई हमें मौका मिले तो कोई हम भी कोई दोबारा कोई स्कोर सेटल करें। सो वी वर इन ए वेरी बिग
मतलब टफ एक उस सिचुएशन में थे, आसान सिचुएशन नहीं थी उस वक्त। अपने लिए हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं रेस्ट्रेंट की, हमने कोशिशें करें कि अगर सऊदीज और ईरानियंस की डायरेक्ट कोई लड़ाई ना शुरू हो जाए, फिर अमेरिकन एक साइड पे खड़े हुए, मतलब जाके ईरान की भी आप मदद नहीं कर सकते थे। ईरान के साथ आप खड़े होते हैं ओपन, नहीं तो सऊदीज नाराज़ होते हैं, यूएई नाराज़ होता है, कुवैत नाराज़ होता है, आपका इराक होता है, बहरीन, सारे मुल्क नाराज़ होते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारी वहाँ पे है, हमारे ईरान में मैन पावर नहीं है। ईरान के साथ हमारे तिजारती या उस तरह के बहुत बड़े तल्लुकात नहीं है। सारे सऊदीज जब वहाँ पे मिडल ईस्ट में है हमारे, फिर अमेरिकन के साथ हैं। उस वक्त इसके बावजूद हमने ईरान को जो सपोर्ट दी, मेरा ख्याल इट वाज मैसिव, अनप्रेसिडेंटेड, स्पेशली जब इंडियंस जिनके साथ बड़े डीप उनके लिंक्स थे, तिजारती भी थे, वो हमसे ज्यादा ही थे ना, मतलब हमारे तो कुछ भी नहीं थे, उनका तो बहुत कुछ था, उनका मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो उन्होंने तो फिर ऐसे एक्ट किया है कि हमें तो हम जानते नहीं आपको, बल्कि उनके टीवी चैनल्स पे देखें वो ईरान के बारे में वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान के बारे में करते थे। अब तो वो अगर उस साइड पे चले गए, इसराइल के साथ खड़े हुए, भले वो डिक्लेयर होकर खड़े हैं। 2 दिन पहले मिलकर आए मोदी साहब जो है उनसे, नेतन्याहू से। सो इन तमाम हालात में पाकिस्तान का ये ब्रेक थ्रू करवाना, इट्स अ बिग थिंग, जिसका पूरी दुनिया ने भी अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि 98 के जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, जिस तरह पाकिस्तानी कौम या लोगों ने उस वक्त अपने आप एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील किया था कि हमारा डिफेंस अब सिक्योर हुआ है, उसी तरह का अब कॉन्फिडेंस लोगों में खुशी जो ना आपको इस वक्त नजर आती है कि हम दुनिया में जहाँ भी चैनल है, मुल्क है, वो लोग हैं, आपके पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है और अच्छे लफ्जों में हो रहा है, अच्छे लफ्जों में हो रहा है। ये बताइएगा कि अब ये सीज फायर की बातचीत, सीज फायर तो अब खैर हो गया 2 हफ्ते के लिए, अब जो है ये बातचीत यहाँ पर होगी और उसमें जो है आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। लेकिन इस वक्त जो है जो गहरी नज़र इस पर रखे हुए हैं वो ये मानते हैं कि सीज फायर इस वक्त काफ़ी फ्लूइड है। और जो मेन चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था, 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाए और दूसरी तरफ अटैक्स जो है वो फौरन बंद हो जाए अमेरिका की जानिब से। वो सब हो गया, लेकिन एक बोन ऑफ कंटेंशन रह गया और वो है लेबनान पे हमले। इसमें ईरान तो कहता है कि उसके बगैर कोई जो है वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। इजराइल किसी सूरत में ये करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में ट्वीट कर चुके हैं और अमेरिका कहता है कि ये हमारे मुआहदे में जो है वो शामिल नहीं था। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन कैसे हल होगी, इन मुज़ाकरात का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल और इस वक्त यही लग रहा है जब आज शाम को मेरा ख्याल रात तक पहुंचेंगे अमेरिकन डेलीगेशन भी और यहाँ से ईरानियंस भी, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे तो कामयाब कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने जेडी वैंस ने कल रात कहा है कि ना गलतफहमी हुई है इसमें, तो वो शामिल पाकिस्तान कह रहा है। मैं उनका पाकिस्तानी सफ़ीर जो है अमेरिका में उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते नहीं ये बात हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ें थी। फिर वो ईरानियंस भी कह रहे हैं कि जनाब ये बात हुई थी स्टार्ट में और हमारी प्रपोजल को माना किया था। अब वो कहते हैं, जेडी वैंस कहते हैं जनाब कि इसमें लेबनान वगैरह तो शामिल नहीं था। और पाकिस्तान ने भी साफ ज़रा उसके बाद उन्हें ट्वीट भी किया, शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब अमेरिका से भी सबसे कि आप इसराइल को रोकें, मुज़ाकरात हो रहे हैं। द गुड थिंग इज़ कि इस पे सिर्फ पाकिस्तान ने जोर डालने की कोशिश नहीं की अमेरिकन पे कि वो इसराइल को रोकें, यूरोपियंस ने भी कोशिश, मैक्रॉन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी उनको वो किया है, कॉल की है, ट्रंप को कॉल की है। ऐसे स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, यूरोपियन, अब तमाम मुल्कों की आवाज़ इसमें शामिल हुई है कि जनाब आप रोकें। बात तो उनकी ठीक है कि ये कैसे पीस मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उधर एक और जंग शुरू हो गई है, तो ईरान और इसराइल की और अमेरिका की जंग रुक गई है, लेकिन वहाँ लेबनान में वो शुरू होगी, तो वो पीस तो फ्रेजाइल रहेगा। साउथ ईरान किसी स्टेज पे फिर जाएंगे क्योंकि उनके अपना एक अफिलिएशन लेवल्स हैं, व्हाटएवर। सो रैशनल भी है और होना भी ऐसे चाहिए कि आपको रोकना चाहिए। जब एक दफ़ा, बल्कि वो तो अभी उनका लेबनान की एक फीमेल मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं हमें भी इसका हिस्सा बनाए, हम भी बैठते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो कि हमारे ऊपर उसमें एग्रेशन किया हुआ है, बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं और बड़ी तादाद में दुनिया में बड़ा एक रोला पड़ा है। सो वो बात उनकी जेन्युइन है। एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमें, इतनी बड़ी एक डिजास्टर के बाद, वार के बाद, ये बड़ा नेचुरल होता है कि इस तरह के छोटे मोटे कहें या बड़े कहें, ये हर्डल्स आएंगी, कंफ्यूजन्स भी होंगी, हर्डल्स भी आएंगी। बिल्कुल, हाँ। ये ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ये मैं दोनों साइड्स ने जंग लड़ी है, ये कोई बैठ के ब्रिज नहीं खेला इन्होंने, कोई ताश के पत्ते नहीं खेले, फ्लैश नहीं खेली कि चलें जी वो आए जी के वो होगा। नो, एक जेन्युइन हॉरिबल टेरिबल ब्लडी वॉर लड़ी गई है और दोनों साइड से ईरान की तो ज़्यादा कैजुअलिटीज जो इसराइल में भी हुई हैं, वहाँ पे आपके अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी भी हुई हैं, मिडल ईस्ट में हुई हैं। सो मैनी पीपल हैव डाइड, ब्लड है इसमें, और दोनों साइड्स को वो होता है। मैं बल्कि अभी आज न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं वो पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था एक बड़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अगर ट्रंप को राजी किया गया था उसमें, तो उसमें छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ, एक वहाँ पे
ایک ان سے بھی اوپینین لے گئی، ایک جو وہاں پہ روم میں بندے اس میں اب موجود تھے جو سچویشن روم کے ہیں یا جو بھی تھا ان کا وہاں پہ، تو ان سے جب اوپینین لی گئی تو انہوں نے کہا جی میں ویسے تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اٹیک کیا جائے ایران پہ، لیکن انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے 91 سم تھنگ بڑے دیر کا بتایا، ہی واز کلڈ بائی دا ایرانین، سو اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یس ذرا اندازہ کریں 91 کی بات اس کے ذہن میں ہے کہ میرا دوست تھا وہ ایرانینز کے ہاتھ فار وٹ ایور ریزنز وہ اب مارا گیا تھا، اب موقع مل رہا ہے تو آپ بھی بدلہ لے لیں۔ لوگ کتنی دور تک جا کے چیزیں ذہن میں رکھیں کہ 35 سال بعد بھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ سو یہ تو ریسنٹ ہے، یہ تو بالکل ابھی بلڈ شیڈ ہوا ہے، سو اس میں پرابلم ہوں گے، اور پہلے راؤنڈ سے ضروری نہیں ہے کہ جو ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، اسی میں پتہ چلے گا ایرانین واک آؤٹ کر گئے، پتہ چلے گا امریکنز نہیں مان رہے، پتہ فلان نہیں چاہ رہے، پھر ابھی 15 دن ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو یاد ہے جب یہ حماس کی اور یہ اسرائیل کی قطر میں ہو رہی تھی، ان کی سیز فائر ہو رہی تھی، تو کتنے ان کو مشکل ہے، ایک اوپر فلور پہ وہ آپ کے امریکن بیٹھے ہوئے تھے، ایک فلور پہ قطر بیٹھا ہوا تھا، ایک پہ حماس بیٹھا ہوا تھا، ایک پہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے، تو آپس میں وہ ان سے بات سنتا تھا، نوٹ لے کے اوپر والا اوپر پھر نیچے، قطر بیچ کا رول پلے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ سو اس کو بھی اسی طریقے کا سمجھیں کہ یہ چیزیں کوئی ایک دن میں طے ہونے والی، دو لوگوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یار چلو تو سوری کر لے یار، تو چلو معذرت کر لے یار، چلو تو کمپنسیشن دے دے، چلو جی اس کو ہم کر لیتے، نو، یہ بڑے اس کے فار ریچنگ ہے، سو اس کو ٹائم لگے گا، اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، اور ہوں گے پرابلم، اس میں اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے جو سیز فائر کی بات آپ نے کی کہ اس کو اگر نہ بھی ہو سکے ان کے درمیان، اگر اس کو فردر ایکسٹینڈ کروایا جائے گا، 15 دن مزید کر دیں، بات چیت ہو رہی ہے 15 دن اور کر دیں، ایٹ ون اسٹیج یو میک اٹ اے نیو نارمل، لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ کئی جنگوں میں ایسے ہوا ہے کہ ٹائم لگتے ہیں چیزوں کو، تاکہ لوگ اچانک یہ سمجھیں کہ جناب کہ پھر ایرانینز کہیں کہ ہماری سائیڈ کو سودا کر کے تو نہیں آ گئی، امریکن کہیں جناب ہم نے تو کوئی ایسی کوئی بہت بڑی فیور نہیں دے دی کہ جس کی وجہ سے ایرانین خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ سو دونوں سائیڈز میں ایک مطلب شک شکوک رہیں گے، سو اس کو دور کرنے کے لیے کہ دونوں سائیڈز بڑی لڑی ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ٹف سٹینڈ لے لیا، نہیں مانتے، اٹھ کے چلے گئے، پھر منانے گئے، پھر ان کو لے کر آئے، پھر وہ ناراض ہو گئے، شاؤٹنگ ہو گئی، سو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوں گی، آئیں گی سامنے آپ کو، سو یو ہیو ٹو ہولڈ یور ہارسز، اور اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو بھی جواب دینا ہے دونوں سائڈ سے، تو اس لیے بھی وہ زیادہ کوشش اور کیئرفل جو ہے رسے پہ تننے ہوئے رسے پہ چل کے آئیں گے، انہوں نے بھی چلنا ہے، انہوں نے بھی چلنا ہے، وہ واپس امریکنز کو جواب دے گئے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی تھی تو وار کیوں شروع کی تھی اتنی بڑی، وہ ایرانینز کو کہیں گے اگر آپ نے اتنا تھوڑا پیچھے ہٹنا تھا تو پھر اس کے لیے اتنا بڑی جنگ آپ کو لڑ فیس کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے مان لیتے۔ سو اٹس ناٹ این ایزی فار دا نیگوشیٹر، سب سے زیادہ جو اس وقت سٹریسفل ہوگا کہ پوری قوم کے لیے، وہ امریکنز ہوں یا ایرانینز ہوں، اپنی قوم اور ملک کے لیے بیٹھ کے وہ دو لوگ ہیں، پھر تاریخ میں ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کل کو ان پہ پڑھنی ہے، ان دونوں نے جواب دینا ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ سے میرا خیال ہے ان کے سپیکر آ رہے ہیں اور ان کے شاید فارن منسٹر آ رہے ہیں، ادھر سے 3 لوگ آ رہے ہیں، اس میں جے ڈی وینس آ رہے ہیں، پھر کشنر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں وٹکاف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ سو ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل اینڈ ہر کسی نے جواب دینا ہے، سو دے ول بی ویری ٹف ان مذاکرات، بڑا مشکل ہوگا کہ ایک انچ جو ہے نا پیچھے ہٹا جائے۔ اور بہت ساری کنفیوژن ہے، صرف لیبنان کو لے کے نہیں بلکہ جے ڈی وینس نے کہا جو 10 پوائنٹس ایران نے دیے ہیں اس کے بھی میں 3 ڈرافٹ جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں الگ الگ قسم کے، تو کون سا ڈرافٹ صحیح ہے کون سا نہیں، اس کے بارے میں جو ہے کنفیوژن ہے۔ ایک چیز بتائے گا، آپ نے ابھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ کیسے وہ مان گئے، کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے ہر پریزیڈنٹ کو ہی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران پر حملہ کر دیں، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ ہاؤ ڈڈ آپ کے خیال میں ٹرمپ سٹارٹ دس؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز کی بڑی ایک 2 پیجز کی بڑی لمبی سٹوری ہے جو بتائی گئی، کتاب ایک نئی آ رہی ہے، اس کا انہوں نے کوئی تھوڑا سا وہاں سے کچھ چیزیں نکالی ہیں، ویری مطلب آئی اوپننگ ون، بس میں اس پہ آتا ہوں۔ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا نا، میں ضرور اس کو ٹچ کرتے جائیں کہ اس کی مذاکرات کی جو کامیابی کے لیولز جو ہیں، ہر بندہ سوچ رہا ہے، جو میں بات کر رہا تھا، اس میں 2-3 پازیٹیو چیزیں ہیں آفٹر ریڈنگ نیو یارک ٹائم رپورٹ جو اس کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے اب تک، جو وہاں سے رپورٹ بھی ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو 2 بڑے بگ گنز ہیں ان کے، جو مطلب کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ دونوں اس جنگ کے خلاف تھے، مارک روبیو اور جے ڈی وینس، دونوں خلاف تھے۔ جے ڈی وینس از فار پیس، یہ وار کے خلاف تھا ایران پہ کہ نہیں کرنے، سو دیٹس اے بگ پازیٹیو پلس پوائنٹ کہ وہ ہیڈ کر رہا ہے ایرانین نے ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ٹیم کو، حالانکہ ان کی ٹیم میں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے 2 بندے رکھ دیے اپنے، اس میں کشنر بھی رکھ دیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے وٹکاف بھی رکھ دیا جو کہ ایران پہ حملوں کے حق میں تھے، لیکن اوپر ان کے کون آ رہا ہے؟ وہ جے ڈی وینس۔ سو گڈ نیوز از کہ جے ڈی وینس جو ہے
وہ جنگ کے خلاف تھا کہ نہیں کرنی، نہیں لڑنی چاہیے ہمیں، وہ پہلے دن سے خلاف تھا، لیکن اس نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آئی ول سپورٹ اٹ، مطلب ہی وازنٹ فرام ہز ہارٹ. تو لہٰذا یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ ایک کھلے ذہن کے ساتھ جو بندہ پہلے کنوینس ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تھوڑی سی کنسیشن بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کیا ہوا یہاں جے ڈی وینس سے اتنے تک یہ اگر پریزیڈنٹ اسے ٹرمپ یا اس میں نیتن یاہو جو ہیں وہ تھے اس جنگ سے ریلیٹڈ، ان کو پتہ تھا کہ اس میں جے ڈی وینس از ناٹ ود اس. انہوں نے جو میٹنگ رکھی یہاں پہ وہ 13 فروری کو میرا خیال ہے، یہ نیتن یاہو 11 یا 13 فروری کو وہاں پہ وائٹ ہاؤس ہے، اور ان کو وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دی آ کے موساد نے، اور انہوں نے آ کے اسرائیلی نے پورا پلان شیئر کیا کہ ہم کیسے اس پہ وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں ایران پہ، ان کے لیڈرشپ کو. انہوں نے اس دن رکھی ہے جس دن جے ڈی وینس امریکہ سے باہر تھے، اور وہ کہتے ہیں جان بوجھ کے وہ تاریخ رکھی گئی تھی کہ اس دن جے ڈی وینس کو بریف روم میں وہاں بریفنگ میں نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یس، اور وہ آذربائیجان وغیرہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو اگلے دن واپس آئے وہاں پہ، تو اگلے دن ان کو میٹنگ میں کیا جس وقت نیتن یاہو اور یہ موساد والوں نے ان کو یہ بریفنگ دی ہے کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی اس کو، یہ ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو، تو جے ڈی وینس کو انہوں نے باہر رکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا باقی اس میں لہٰذا پھر وہ آیا تو اگلے دن اس نے پھر سوالات اٹھائے. اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے آپ مطلب مارک روبیو خلاف ہے، جے ڈی وینس خلاف ہے، سب سے بڑھ کر سی اے چیف خلاف تھا. کوئی امریکنز جو بھی اتھارٹیز موجود تھے وہاں پہ، ایون ان کا جرنل جو تھا ان کا جنرل کینز میرا خیال ہے ان کا نام ہے، وہ بھی اس حق میں نہیں تھا. اس نے کہا اتنے سارے ہمیں انٹرسپٹر چاہیے ہوں گے، ہمیں میزائل چاہیے ہوں گے، ڈرون چاہیے ہوں گے، بہت سارا ہمارا اپنا سٹاک پائل ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، آپ کو اپنا بھی چاہیے، آپ کو مڈل ایسٹ کی. پھر ان کو زیادہ فکر تھی کہ مڈل ایسٹ جو ہے سارا یہ ڈسپلائز، ہارموز کا ذکر اس وقت بھی ہوا تھا، اس وقت سمجھا گیا تھا نا ایران ہارموز کو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے اس وقت ایک دو نے ان کو مینشن کیا کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں ہارموز بھی اس پہ یہ پرابلم کر دے گا، پھر مڈل ایسٹ پہ حملے ہوں گے، اتنا سارا ہم کیسے ہم اسٹریچ ہو جائیں گے. سو امریکنز ٹیم کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت تھی، کوئی اس حق میں نہیں تھا. اور بلکہ اگلے دن جب انہوں نے اپنی میٹنگ کی اس پہ انہوں نے اس میں نیتن یاہو یا موساد کے ایجنٹ نہیں تھے سارے، یا ان کا چیف جو ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا وہ کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کے سی اے چیف نے کہا کہ اس میں کوئی ایسے، ان کے جرنل نے بھی شاید بات کی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. ٹرمپ واز اس کو پہلے سے کنوینس تھا میری خیال میں. جیسے مثلا اس وقت اس کی ایج میرا خیال 32-33 سال تھی جب یہ 79 میں ریولوشن آئی تھی ایران میں، اور انہوں نے 200-250 کے قریب امریکنز کو ہاسٹیج کیا تھا. اس کا انٹرویو میں نے خود دیکھا ہے 32-33 سال کی عمر میں ٹرمپ کا، ابھی جو کہ وہ چل رہا تھا. اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنے فوجی بھیج کے امریکہ کو فوج بھیج کے ریلیز کروانا چاہیے اس پہ آپ کا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ کے 200 بندے رکھ لیے، آپ 1.5-2 سال سے نیگوشیشن. اس کے ذہن میں پہلے دن سے ہوئی بس کنوینس فرام ڈے ون کہ ہم نے ایران پہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کر دوں گا. دوسرا اس کو جے ڈی وینس اور ان صاحب نے کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ سر ہم نے تو ووٹ اس چیز پہ لیا کہ ہم نے باہر لڑنا نہیں ہے، ہم نے جنگیں نہیں لڑنی، ہم اپنے ووٹر کو کیسے کنوینس کریں گے، ہم تو میک اگر امریکہ گریٹ والا نعرہ ہے، ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسرائیل کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. سو ان کی پرائمری ٹیم میں کوئی بندہ بھی سوائے سیکرٹری ڈیفینس کے یا ان کے یہ کشنر کے یا ساتھ میں سٹیو یہ آپ کو وٹ کاف کے کوئی بھی راضی نہیں تھا. لیکن وہ جو تھے امریکہ یہ آئے تھے ساری یہ اس میں نیتن جو ٹیم لے کے انہوں نے آ کے بڑا انفلوئنس رکھا ہے. اور ان کا کیا کہنا تھا، انہوں نے جو ان کو یہ ماڈل بتایا جس سے یہاں پہ ٹرمپ کنوینس ہوا، وہ ماڈل بڑا ایزی تھا. اس نے جناب ان کی ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو ایت اللہ یہ خامنئی صاحب جو علی خامنئی صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ باہر آ رہے ہیں. ان کے پاس اگین خبر تھی، مخبری تھی یا جاسوسی تھی. انہوں نے پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے بنکر سے نکل کے وہ سرفیس پہ آ رہے ہیں اور ان کے لیڈرشپ اکٹھے، اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. ان کے ذہن میں تھا جی کہ رجیم چینج کیا ہوگا، رجیم چینج ہوگا، ہم ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو وہ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جناب کہ وہ جو اس میں کچھ دن پہلے جو انہوں نے وہاں مظاہرین پہ گولیاں چلائی تھیں اور ہزاروں وہ کہتے ہیں مارے گئے تھے، وہاں پہ دوبارہ مظاہرے شروع ہو جائیں گے. تو ان کی ایزمپشن یہ تھی کہ جو ہی ہم ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں گے ایران کی، فوری طور پر جو ایران کی لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ ان کو ٹاپل کر دیں گے. یہ اسیسمنٹ تھی، یہ سارا پلان تھا جو انہوں نے دیا. یہ آ کے اس کو ساتھ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیا، جس پہ وہ قائل ہوئے. یہ قائل نہیں ہو رہے تھے سارے، مارک روبیو ہوں، سی اے چیف ہو، ایون ان کا جرنل ہو یا جے ڈی وینس، یہ حق میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ اگر آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ پریزیڈنٹ کا فیصلہ. لیکن اس کو نیتن یاہو کو پتا تھا کہ میں نے وہ گفتگو کرنی ہے، وہ میں نے یہاں پہ ان سیناریو پیش کرنا ہے جو ٹرمپ کو
अच्छा लगेगा, ट्रम्प को वायबल लगेगा, डूएबल लगेगा. सो दैट्स द रीजन के इनके जहन में 3-4 दिन वाला काम था, ये लंबा नहीं था जिसकी वजह से सारे फंस गए. इवन रिजीम चेंज पे भी जो है उनकी टीम ने बताया था ऐसे नहीं होता है कि जो है वो खामनाई को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो रिजीम चेंज इतनी आसानी से हो जाएगी. सीआईए हो, इनकी आर्मी हो, वजीर खारजा हो या नायब सदर हो, नोबडी वाज इन फेवर कि आपको ईरान पे वो जाना चाहिए. ये सिंपली इन्होंने जो आके वो ये समझते हैं कि इनको इसराइल ने या नेतन्याहू ने आके वो उस तरह रोजी पिक्चर दिखाई, ट्रैप किया. उन्हें पता था कि ट्रम्प कैसे सोचते हैं ईरान के बारे में डे वन. अच्छा, फिर ये भी गुस्सा था कि ये खबरें जब आई थी कि उन्होंने ईरानियन ने कोई हिटमैन हायर किए थे, अमेरिका भेजे गए थे ट्रम्प को एलिमिनेट करने के लिए. सो ट्रम्प के जहन में वो रिवेंज भी खड़ा था कि मुझे ये मरवाना चाहते थे. उसने कहा भी था, याद है उसने ये ट्वीट किया था कि इससे पहले कि आप मुझे आप करते आई गॉट यू, ये उसकी ट्वीट थी जब इनके खामनेई साहब की उनकी शहादत की खबर आई थी. और आपको याद होगा कि ट्रम्प जो है उन्होंने सरप्राइज भी जाहिर किया कि हम सरप्राइज्ड हैं कि ईरान ने जो है वो ये जीसीसी ममालिक पे जो है वो रिटेलिएट किया. तो इसके उनके दिमाग में ये भी जो है वो रिएक्शन बताया गया था उनको कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, उनको बताया गया था. हाँ, बट ही सेड ही वाज सरप्राइज्ड. और आई थिंक जो एक मेजर चीज है क्लासा साहब वो ये कि कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसा उनको लगता था. एब्सोल्युटली मुझे ये लगता है वो कि नेतन्याहू ने जो सब कुछ प्लान बना के दिया वो ट्रम्प को जानते थे, रीड किया हुआ था उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को, उसकी ईरान के खिलाफ नफरत को, उनको जो कत्ल कराने के लिए उन्होंने जो हायर किया था, जो बाद में सामने आया कि शायद उसको मरवाने के लिए ईरानियन ने किसी को भेजा था, तो वो रिवेंज उसके जहन में खड़ा था. इंसान के जहन में आया अच्छा ठीक है मुझे मरवाना चाहते हैं, इसराइल उनको टेक आउट करना चाहता है, मारना चाहते, गो अहेड. सो रिवेंज, और आई थिंक उन्होंने उसको शायद बना के पेश किया था कि इजी रिवेंज है. एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन. ब्रेक के बाद भी एक बड़ा अहम इशू है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी की बारीक वारदात जो है वो पकड़ ली है. वर्ल्ड बैंक के $40 मिलियन के कर्ज से बनने वाले मौसमियाती तब्दीली के पब्लिक रिसोर्स मंसूबे में कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और जो नॉन डेवलपमेंट खर्चे हैं वो उसमें शामिल कर लिए गए हैं. और इस हवाले से तहकीकात भी जो है वो उस तहकीकात का ऑर्डर भी जो है वो दे दिया है प्लानिंग कमीशन ने. इस हवाले से बात करते हैं, स्टोरी की मजीद डिटेल्स हम जानेंगे क्लासा साहब से. सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि वर्ल्ड बैंक के $40 मिलियन के कर्ज से बनने वाले मौसमियाती तब्दीली के पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और दूसरे नॉन डेवलपमेंट अखराजात भी जो है वो नजर आ रहे हैं. और प्लानिंग कमीशन ने इस हवाले से कोई एक्शन लिया. क्लासा साहब क्या डिटेल्स हैं इसकी? तो बड़ी मजे की स्टोरीज हैं यहाँ पे. ये CTWP जो है ना, ये सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है प्लानिंग डिवीजन में. जितने बड़े महकमे होते हैं ना सरकार के, ये फेडरल, ये अपने प्रोजेक्ट भेजते होते हैं, PC1 जिसको कहते हैं. ये वहाँ पे CTWP में जाते हैं, जिसको डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन प्लानिंग जो है एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इसको चेयर करते हैं. वहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट जो हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं एक एक प्रोजेक्ट को. एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, फिर वेबिलिटी देखते हैं, फिर इनपुट आउटपुट. सो उनके जो एक्सपर्ट बैठे हैं पूरा इसका एक रिव्यू करते हैं और उसके बाद उसकी अप्रूवल दी जाती है, एतराज़ात उठाए जाते हैं. ये सब कुछ होता है वहाँ पे. अब जो कुछ हुआ है वो बड़े मजे की दो चीजें हैं. एक तो ये है कि जनाब के पाकिस्तान जो एशिया डेवलपमेंट बैंक से ये क्लाइमेट के लिए कि डिजास्टर जो पाकिस्तान में आती हैं उनके लिए $1 बिलियन का लोन ले रहा है. एक तो ये है. दूसरा जो आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रोजेक्ट का कहा है $40 मिलियन वो वर्ल्ड बैंक है. दोनों डिफरेंट है. सो दोनों को डिफरेंटली इनको डील करते हैं. अब जरा इस पे आ जाते हैं. जो $1 बिलियन का हम लोन ले रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ADB से ले रहे हैं. इसमें ये बताया गया है कि आपके हमारे यहाँ जो ये एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आती हैं, यहाँ पे आपकी नेचुरल कॉलमिटीज आती हैं. जैसे अभी हमने मरी में देखा है, लैंड स्लाइडिंग हुई है. पिछले साल हमने बुनेर में देखा, बारिशें हुई, फ्लड है, ड्राउट है. वो जो बताते हैं इनको मिटिगेट करने के लिए, फाइट करने के लिए पाकिस्तान को $30 बिलियन से $60 बिलियन तक की इनको चाहिए होती हैं. इतना आपका नुकसानात हो रहे होते हैं. तो इनको मिटिगेट करने के लिए वो कहते हैं अब लोन लें, कर्जा लें. अब कर्जे की जरा सुन लें. आपने देखे बाकी शहरों को छोड़ देते हैं. इस्लामाबाद में क्या हुआ पिछले साल? 40,000 दरख्त जो है यहाँ पे तबाही बर्बादी हुई, आपकी आंखों के सामने हुई है. CDA ने की है. चेयरमैन CDA जो साबिक थे मोहम्मद अली रंधावा साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं जो CDA को चलाते हैं, मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन्होंने कुल्हाड़ा पकड़ के पूरे का पूरा इस्लामाबाद को गंजा करके रख दिया. शक्ल बदल के रख दी. आपका फरवरी सबसे गर्म गुजरा है. अभी आपका अप्रैल देख लें, बारिशें हो रही हैं, आपको इस वक्त सर्दी होना शुरू हो गई. ये मतलब एबनॉर्मलिटी आपकी इन मौसमों के आना शुरू हो गई. फिर आपने खुदाएं शुरू की हैं. छोटा सा शहर है. इसमें मुझे याद है वहाँ पे सेक्रेटरी एनवायरनमेंट जो थी उन्होंने बाकायदा वहाँ पे जिक्र किया था कि CDA को रोकें. इनके खुदाई करने की वजह से इस्लामाबाद का जो पोल्यूशन लेवल्स हैं बढ़ गए हैं. छोटा सा शहर है. आपने यहाँ पे
अंडर पासेस शुरू कर दिए, ओवर फ्लाई शुरू कर दिए, खुदाइयाँ शुरू, पूरे शहर को तो आपने 8-10 आपने तो एक साल में विदिन मतलब 40-40 दिनों में इन्होंने जनाब कि हम खोद के बना देंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज आना शुरू हो गए, नाके साहब की तमीरात होना शुरू हो गई, ये डिजास्टर आपके आई हैं। उस वक्त हमें कोई नजर नहीं आया, ना उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब नजर आए हैं, ना मोहसिन नकवी साहब नजर आए हैं, चेयरमैन साहब तो रंधावा साहब तो कुलारा लेके फिर रहते हैं, ना मुसद्दक मलिक साहब नजर आते हैं, एनवायरमेंट के मिनिस्टर हैं, ना बाकी वहाँ पे सेनेट में हमने देखा, वहाँ पे भी शहरी रहमान साहबा जो हैं वो उसमें थी, वो भी कुछ नहीं कर सकी। अच्छा कुछ लोग थे वो बोले, पलवशा खान साहबा बोले, शाहजिया मरी साहबा बोले, शर्मिला साहबा जो हैं वो बोली, फिर मोहम्मद अली साहब जो हैं, अली मोहम्मद खान साहब वो बोले, शेर अफजल, जो लोग बोले हम उनकी अप्रिशिएट करते हैं, दे वर वेरी काइंड। बाकी तो कोई नहीं बोला, मीडिया लड़ा था सारी चीजें। तो ये डिजास्टर जब हो रही होती है ना, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बोलती है, ना मुसद्दक मलिक बोलते हैं, रूम पहुंचे हुए थे वहां पे सेमिनारों को खिताब करने के, हम कैसे एनवायरमेंट अपने ठीक कर, ड्रामे देखें, ये सारे विजिट्स, पैसा खर्चे और ट्रिप करने के लिए तो अब सारे लोग मौजूद हैं। अब ये कर्जा लेंगे, 140 बिलियन डॉलर का पहले कर्जा ले चुके हैं, मजीद 1 अरब डॉलर लिया जा रहा है। क्या है कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट करना, डिजास्टर तो आप खुद कैरी कर रहे हैं, आप तो उस पर तो तवज्जो ही नहीं है आपकी कि पाकिस्तान कैसे डिजास्टर की तरफ गया है। अभी आप अतातुर्क एवेन्यू पे आप फिर ये बुलडोजर लेके चढ़ गए हैं, इतना खूबसूरत इलाका है, वहां दरख्त काट रहे हैं, फिर कोई बंदा नहीं है। तो यहाँ पे डेड साइलेंस है, दुनिया को बताते हैं हमारे यहाँ डिजास्टर और खुद अब डिजास्टर हुकूमतें कर रही हैं। अभी मरी में क्या हुआ है, लैंडस्लाइडिंग किस वजह से हो रही है, बुनेर में पिछले साल क्या हुआ था, आपने दरख्त काटे, पहाड़ों को अफेक्ट किया, नेचुरल लाइफ जो इकोलॉजी थी उसको डिस्टर्ब किया, दरख्त काट देंगे, वहाँ बारिशें आई हैं तो फिर उसके बाद वो सारे के सारे घर जो बनाए हुए थे पहाड़ों के ऊपर वो नीचे गिरना शुरू हो गए, ह्यूमन कैजुअल्टीज हो रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं। उस वक्त कोई नहीं जाता, ना कोई बात करता है। सो एक तो ये चीज है, हमने एक बार फैशन बना लिया कि हम इस पे नेचुरल डिजास्टर पे कर्जे लेंगे और फिर हम सैर सपाटे लेंगे। हाँ, 1 अरब डॉलर का ADP ये अलहदा आ रहा है माशाल्लाह। ये दूसरा सुने वो मजे का है। अब ये नाम बड़ा इसका दिलचस्प है प्रोजेक्ट का, उसका नाम है जनाब रिसोर्स या पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रोजेक्ट। आपको समझ आते हैं पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से आपके जहन में क्या आता है? कोई एनीथिंग, एक आम आदमी से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कि इसका क्या मतलब है, कोई आपके जहन में कोई चीज बनती है? ये वो कागजी प्रोजेक्ट हैं जो ब्यूरोक्रेसी बनाती है। वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट के साथ बैंक के साथ मिल के ये इस तरह के कागजी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और ये कमरे वाला प्रोजेक्ट है। आपको मैं डिटेल बताता हूँ। कमरे वाला मतलब कमरे में बैठ के चलेगा, ऑफिस का है। अच्छा, ऑफिस बनाना है इन्होंने। ऑफिस के लिए $40 मिलियन 4 करोड़ डॉलर लिया जा रहे हैं जनाब, आपके सामने ये ले रहे हैं यहाँ पे। और उसमें करना क्या है इन्होंने, जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये कहते हैं कि आपके जो कंसल्टेंट इन्होंने भर्ती करा, बेसिकली वर्ल्ड बैंक की ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो कर्जे देते हैं अपने कंसल्टेंट भी भेज देते हैं, स्टडी ये करवाएंगे, रिपोर्ट्स बनेंगे यहाँ पे। अच्छा, रिपोर्ट्स के लिए ChatGPT बादशाह है आजकल, बादशाह रिपोर्ट उसको कहेंगे, कंसल्टेंट को रिपोर्ट बना देगी, फलां की चीजें में बना के दें, उसके अलहदा पैसे रखे हुए हैं। अब हालत ये हो रही है कि आपकी ये जो कर्जा $40 मिलियन का है, इसमें इन्होंने 38% जो है कंसल्टेंट के सर्विसेज हैं, 38%। जरा जहन में रखिएगा, ये कंसल्टेंट सर्विसेज हैं जो उनको जाएगा। इसके बाद जनाब 36% जो है वो अपने सामान और इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह पे खर्च करना। अब सामान क्या लेना है, 38% तो निकल गया। ये तकरीबन आपका 74% या 6% तो ये पहले दिन से ही निकल गया है, जो आप यहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप वो बना रहे हैं। इसमें चीजें क्या क्या लेनी है, वो जरा मजे की चीजें हैं। सुनते हैं कि कैसे दफ्तर में बैठ के बाबू अयाशी करता है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाबू जो हैं सरकारी अफसरान जो हैं ना पुर्तगाल में जदादे ले रहे हैं। ये जदादे लेने के यही तरीके हैं, जरा सुनते आइएगा कैसे अयाशियां हो रही हैं। मुल्क पे कर्जे देखें, सूद देखें जो हम दे रहे हैं, उनका जरा जो कागजी प्रोजेक्ट बनाया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया, $40 मिलियन का ब्रेकअप। जनाब अली जरा ब्रेकअप सुने, आपने तो बात वो फर्नीचर के आगे सुने। वो फरमाते हैं 15 हमने डेस्कटॉप के हमने कंप्यूटर लेने, $3000 का एक होगा, मतलब ये $45,000 के आप वो ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, छोटे से दफ्तर के लिए ले रहे हैं। एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रही है जनाब, उसका ये डेस्कटॉप का आपने लेना है तो ये $45,000 को दें, जरा $300 तक तकरीबन ये पहुंच चुका है। 45 को 3 के साथ दें, जरा कितने आपके 2.5-3 आपके करोड़ बनते हैं, वो सिर्फ वो आ रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं हमने 8 लैपटॉप भी लेने हैं और 3000 का एक है, 24 लगा लें, $24,000 के जनाब लैपटॉप आ रहे हैं आपके। फिर इन्होंने मोबाइल फोन लेने हैं जनाब, $1,000 का इन्होंने मोबाइल फोन लेना है। और आईफोन मेरा ख्याल है जो आपको मिलता है 256 मिलता है GB जो है, वो जनाब इतने में आ जाता है आपका, 900 से लेके $1000 तक वो आ जाता है सब। तो मोबाइल फोन भी इसमें आईफोन जो है वो भी रखे गए हैं ना, वो कितने के बनते हैं आपके, ये इन्होंने खरीदने हैं जनाब $15,000 उसके दें। हाँ मजे कीजिए, फर्नीचर, कुर्सियां मेजें, ये $50,000 फर्नीचर के लिए रखा गया है। फर्नीचर लेने, ये लोन है, कर्जा है, ये जहन में रखिएगा। इसके बाद उन्होंने कहा मजीद लैपटॉप लेने हैं और 2800 का एक आएगा।
2800 का एक आपका आएगा, 10 लेने $28,000 ये हो गए। फिर एक फोटो कॉपियर मशीन लेनी है जनाब $5500 की, इन्होंने वो लेनी है। फिर वो कहते हैं ऑफिस टेबल और कुर्सी हमने खरीदनी है 10 ऑफिस टेबल और कुर्सियां, एक कुर्सी और टेबल जो 1500 की आएगी जनाब, मतलब $15,000 की ऑफिस की कुर्सियां और मेजें लेके हमारे बाबूज ने लेनी है जनाब। रिसोर्स मोबिलाइजेशन होनी है। आगे सुनते हैं। फिर कहते हैं हमने या 3 सोफे सेट भी लेने हैं और एक सोफा सेट जो है $2000 का है। इसके बाद कहते हैं जनाब विजिटर भी आएंगे हमारे जैसे भी वहाँ निकम्मे ये सड़क छाप पहुंच जाएंगे वहां पे, उनके लिए जनाब उन्होंने कहा जी 12 कुर्सियां लेनी है, एक कुर्सी $1200 की है। सो जनाब ये तकरीबन आपके $15-16 की कुर्सियां लेनी है विजिटर के लिए, जो आप और मेरे जैसे जब दीगर लोग जाएंगे उनके लिए भी कुर्सियां चाहिए। फिर उन्होंने कहा जनाब कि जब ये सारी चीजें गई हैं तो एहसन इकबाल साहब ने जो भला किया है, उनकी मेहरबानी जनाब या उनकी टीम की, उन्होंने बैठ के उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, ये जो आप ये कर्जे ले रहे हैं इस काम के लिए, इस काम के लिए $40 मिलियन कर्जा लिया जा रहा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन होनी है, रिपोर्टें लिखनी है, फलां करना है, कंसल्टेंसी होनी है। अरबों डॉलर्स के कर्जे आपने लिए हैं इन्हीं कामों के लिए जो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से हो सकते थे। सो उन्होंने फौरी तौर पर इसको रोका एहसन इकबाल साहब ने फॉर ए चेंज। रोकने के बाद जनाब उन्होंने फिर वहां पाइड के जो वो चेयरमैन है उनके जिम्मे लगाया कि इसको स्क्रूटनाइज करें, इसकी जरा इंक्वायरी करें, इनके रेट्स जरा चेक करें। और एक मजे की और चीज भी थी इसमें, वो आपको बताऊं कि एआई रिलेटेड उन्होंने कहा जनाब कि हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसके जरिए भी हमने फ्रॉड ये डिटेक्ट करने हैं। ये फ्रॉड होते हैं ना उसके लिए 28 करोड़ रुपया मांगा था इन्होंने कि हमें 28 करोड़ रुपया दें, हमने कोई अपना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हम वो करेंगे, फ्रॉड की डिटेक्शन भी करेंगे हम। मजे की बात यह है कि ये दूसरों के फ्रॉड की डिटेक्शन एआई के जरिए करवाने गए थे, अपना फ्रॉड पकड़वा बैठे हैं। नलायकी की हद ये है इनकी। ये मतलब इन लोगों को, और ये शाम को बैठ के पाकिस्तान के हालात पे रोते भी होंगे, यार पाकिस्तान तबाह हो गया, यार बर्बाद हो, लूट के खा गए। फिर ऊपर नैब पकड़ ले तो सारे रोने बैठ जाते हैं, नैब हमें कुछ ना कहे, एफआई में कुछ ना है, पाकिस्तान में कोई काम नहीं करने देता, हम काम करने की कोशिश करें कोई फाइल को हाथ नहीं लगाता, इन बाबूज को खुली छुट्टी दे दें। अंदाजा करें यार, खुदा का खौफ करें, $40 मिलियन आप यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, बंदे रख रहे हैं, उनकी तनख्वाहें लाखों में देखें, वो अलहदा 20 बंदे हैं, वो इन्होंने अपने कोई भर्ती करने हैं। सो ये एक तरह का फर्नीचर है, फोन है, कुर्सियां हैं, मेजें हैं, $40 मिलियन पे सारी रिसोर्सेज जमा करें मौसमियाती तब्दीली के लिए। ये उसके लिए वो हो रहा है। सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी है, हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, मुझे जो सबसे मजे की चीज लगी है ना, ये डिफरेंट है उससे हट के, वो डिफरेंट क्लाइमेट वाला इसको मिक्स ना करें, दैट्स डिफरेंट। मजे की जो मुझे चीज लगी है ना इसमें, वो लगी है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ्रॉड पकड़ेंगे, और हमें कितने करोड़ चाहिए, हमें 28 करोड़ चाहिए, अपना फ्रॉड पकड़ा गया है। ठीक है जनाब, इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही अहम दिन है जब अमेरिका की जो यहाँ पे लीडरशिप आएगी वो जेडी वैंस की क़यादत में जो है हम देखेंगे यहाँ पर पहुँचेगी, और ईरान की जो लीडरशिप है वो उनके जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनकी लीडरशिप में जो है वो ये वक्त यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पे मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि सैटरडे सुबह को जो है ये मुलाकात होगी और फिर यहाँ से मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बोन ऑफ कंटेंशंस हैं, लेकिन सबसे मेजर बोन ऑफ कंटेंशन जो इस वक्त नज़र आ रही है वो लेबनान का इशू है। ईरान किसी सूरत जो है वो नहीं चाहता कि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए लेबनान पर जब तक कि हमले नहीं रुक जाते जो कि इजराइल के जारी हैं। बल्कि कल ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि 10 मिनट के अंदर 100 लोकेशंस पे जो है वो इजराइल ने अटैक किया है इन लेबनान। इजराइल किसी सूरत जो है वो इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो एक्स पर पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लेबनान को भी शामिल किया था कि ये भी जो है वो सीज़ फायर का हिस्सा है, जिससे जेडी वैंस ने जो है उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था लेबनान। तो लेट्स सी यहाँ से जो है वो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत ही फ्लूइड है इस वक्त सिचुएशन और हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे जो है वो मामलात आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।